Vijay Mallya is not just a name. He turned out to be a brand. He was a brand ambassador of everything that he was doing. मीडिया को कैसे यूज करना है वो उन्हें तब भी आता था, वो उन्हें आज भी आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया का यूज करके अपनी इमेज को क्लीन करना क्या ये अलाउड नहीं है, क्या ये हर कोई नहीं कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो क्या होगा? आज किसी भी को भी मौका मिले उनके साथ इंटरव्यू करने का, आपको ये मौका मिले, आप नहीं करोगे? मुझे मिले, मैं भी करूँगी। एवरीवन वुड लाइक टू हैव अ वर्ड, would like to have a piece of somebody who's famous. Vijay Mallya knew that Indians liked food, Indians liked entertainment, Indians liked alcohol. So he ran his entire business around it. Alcohol की branding बैन थी, तब भी थी, आज भी है। तो उन्होंने एक वाटर ब्रांड खड़ा किया। सी कितनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ये। कौन सोच रहा है इस बारे में? अगर उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा किया तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव। Indian banking system is a complete fraud, I would say. Indian banking system is such a fail for businessmen. जब तक तो आपका काम चल रहा है, ठीक चल रहा है and everything, all these people, the high level management of the banks itself, they are supporting you, they're doing everything for you. Stocks inflate होते हैं, सारा कुछ होता है, value added valuation, so on and so forth, सब कुछ होता है। और एकदम से जब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो द बिजनेसमैन इज़ ब्लेम्ड एंड ऑल दीज पीपल आर लाइक ओह हमने तो कुछ नहीं किया। मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉग। और आज दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं कहूँगा टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद जिसके बारे में हमने काफ़ी सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो सुर्खियाँ थी आज से 20-25 साल पहले, वो आज भी वो सुर्खियाँ बनी हुई हैं। ये हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। विजय माल्या जिनका नाम सुनते एकदम से लग्जरी कार्स, बहुत हाई प्रोफाइल घर, बहुत हाई प्रोफाइल मॉन्यूमेंट्स सामने आ जाती हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं विजय माल्या। विजय माल्या मतलब अपने आप पे ऐसे लगता है कि धन का देवता, अयाशी, पैसा, यॉट्स, वो सारी चीज़ें। बट एक्चुअल में देखते हैं ये विजय माल्या जो थे उनके पीछे की सच्चाई क्या थी? विजय माल्या बने कैसे? क्या हमारी जो परसेप्शन है वही सच है या फिर इसके पीछे सच्चाई कुछ और है? इससे पहले मैं वेलकम करूंगा पलक देव का, जो कि फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एक्सपर्ट हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बड़ी फेमस लॉयर भी हैं और ऐसे मामलों में बड़ी एक्टिव रहती हैं। पलक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। हेलो रजनीश। वैसे पलक आज काफ़ी दिनों बाद आई हैं, बट आज का टॉपिक कुछ ऐसा था जिसमें मुझे लगता है कि पलक जैसी इंटेलिजेंट लॉयर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पलक, हम लोग जैसे विजय माल्या की बात करते हैं, अचानक से एकदम से वही जैसे मैंने बताया कि एक लग्जरी पैसा, वो हनी सिंह का जैसा गाना चल रहा है आजकल, है ना, मिलियनियर्स, वैसे वाली पिक्चर आते हैं, कहीं ना कहीं वो विजय माल्या उस गाने के अंदर दिखता है हमें। तो जैसे कि हम लोग ऑफ द स्क्रीन डिस्कशन कर रहे थे, विजय माल्या का बचपन जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं रहे। उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए, उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे मैं कहूँगा, और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रहे। तो अगर हम उस बारे में बात करते तो ये वाला विजय माल्या और बचपन का विजय माल्या काफ़ी अलग दिखाई देता है। बेसिकली बचपन उनका कैसा था ये हमें ज़्यादा नॉलेज न्यूज़ से तो नहीं मिली है, बट हाँ लेटेस्ट उनके सोशल मीडिया रेवलेशंस से थोड़ा बहुत पता लग पाया है। He said he was not a flamboyant from the very beginning, and flamboyant term उन्होंने काफ़ी एक्टिवली यूज़ किया है अपने पूरे पॉडकास्ट में। He had a very tough childhood. His father was very strict, as he said. While he was studying in St. Xavier's College, his schooling is from Calcutta. So while he was studying in his college, वो सुबह कॉलेज अटेंड करके उसके बाद अपने फादर की ब्रूरी में, यूनाइटेड ब्रूरीज जो उसके फादर की कंपनी थी, वहाँ पे ही यूज्ड टू वर्क, ही यूज्ड टू लर्न मार्केटिंग, मैनेजमेंट, हाउ द थिंग्स रन, reading the balance sheets. This he has also claimed in his social media interview, I would say, that one of the legacy that his father left him was reading the balance sheets, which is kind of very nice, you know, thoughtful. पलक, जैसे कि उन्होंने बताया सोशल मीडिया पे जो उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, मतलब आप देखिए कि विद इन द मिनट्स उसकी रीच काफ़ी बड़े लेवल पे पहुंच गई।
तो उन्होंने जैसे हम लोग परसेप्शन लेते हैं कि विजय माल्या होगा सिल्वर स्पून गाय होगी बिकॉज उनके फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे विट्ठल माल्या और यूवी जैसी कंपनी को वो हेड करते थे उसको चलाते थे बट अगेन उनके फादर का बहुत बड़ा रोल रहा होगा उनका विजय माल्या बनाने के लिए बिकॉज आप बता रहे हैं कि जैसे आपने भी बताया कि बचपन में उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि अपने आप को स्किल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया ड्यूरिंग हिज स्टडीज़ जो कि उन्होंने कोलकाता से की है अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई और कॉलेज के दौरान भी वो शाम को एक्स्ट्रा जो इंटर्नशिप करते थे जिससे कि उनकी पॉकेट मनी निकलती थी हाँ 400 उनका स्टाइपेंड था उनके फादर ने फिक्स किया हुआ उनके लिए जी। सो दिस व्हाट आई एम सेइंग विट्ठल माल्या was into liquor business ओके his father he came into liquor business family business जो उनका था but his father made sure of this thing he was very strict about this कि you will step into my shoes only if you are worthy enough तो उनको worthy enough बनाने के लिए उनके फादर ने कोई मेहनत नहीं छोड़ी उनके फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी in his 50s itself ओके and विजय माल्या was 28 जब उनके फादर की डेथ हुई तो एज पर शेयर होल्डर्स एंड एवरीथिंग बहुत सारे उस टाइम पे लोग थे डिविजन लीड करते थे ईस्ट डिवीजन ऑफ इंडिया क्योंकि वो भी उस समय काफी बड़ा ग्रुप था और उसके हाँ। शेयर होल्डर मेरे ख्याल से 28 ईयर की जो एज होती है काफी यंग एज होती है हाँ। अगर हम बात करें उनके शेयर होल्डर्स की या फिर उनके टीम में और भी काफी एक्सपीरियंस लोग हो गए बहुत सारे उस टाइम पे लोगों का नाम फॉरवर्ड आया बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशंस थी कि हम शायद अब इस ग्रुप को लीड करेंगे बट बिकॉज ऑफ द शेयर होल्डर्स डिसीजन उनको चेयरपर्सन बनाया गया एंड एज अ 20-year-old पर्सन आई मीन यू एंड मी बोथ हैव बीन 28 so you can well imagine कि उस टाइम पे बहुत एंथुसियाज्म होता है इंसान में कि कुछ कर दिखाने की चाह जी वो कर दिखाने की जो चाह थी प्लस जो एक्सपीरियंस उनके फादर ने उनमें इंस्टिल किया था जो वैल्यूज उनके फादर ने उनमें इंस्टिल की थी उस दोनों को मिला के विजय माल्या बना विजय माल्या इज नॉट जस्ट अ नेम ही टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रांड ही वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एवरीथिंग दैट ही वाज डूइंग मीडिया को कैसे यूज करना है वो उन्हें तब भी आता था वो उन्हें आज भी आता है आप मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया का यूज करके अपनी इमेज को क्लीन करना क्या ये अलाउड नहीं है क्या ये हर कोई नहीं कर रहा है अगर वो कर रहा है तो क्या होगा आज किसी भी को भी मौका मिले उनके साथ इंटरव्यू करने का आपको ये मौका मिले आप नहीं करोगे मुझे मिले मैं भी करूँगी एवरीवन वुड लाइक टू हैव अ वर्ड वुड लाइक टू हैव अ पीस ऑफ समबडी हु इज फेमस एब्सोल्युटली मतलब हम लोग विजय माल्या को जानते हैं उस ऐशो आराम की वजह से उस लग्जरी लाइफ को लेके बट उसके पीछे की जो उनकी जर्नी थी जो विजय माल्या को एक्चुअल विजय माल्या बनाती है वो भी एक मेरे को लगता है कि नॉर्मल इंसान की तरह थी हाँ एक प्लस फैक्टर ये जरूर हो सकता है कि उनकी बिजनेस बैकग्राउंड थी और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट था फैमिली का फैमिली सपोर्ट तो बहुत पहले चला गया ना आप देखिए उनके फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई मैंने यही तो आपको बताया है विजय माल्या के कॉम्पिटिटर्स उस टाइम पे विजय माल्या के एज ग्रुप के लोग नहीं थे उनसे डबल से ज़्यादा के एज ग्रुप के लोग उनके कॉम्पिटिटर्स थे जो चेयरमैन थे डिफरेंट ग्रुप्स के इन इंडिया मैं किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं लेना चाहती बट उस टाइम पे वो लोग जो उनसे डबल एज के थे वो एक अलग मॉरल पॉलिसी के हिसाब से चल रहे थे और ये एक अलग मॉरल पॉलिसी के हिसाब से चल रहे थे विजय माल्या knew that Indians liked food, Indians liked entertainment, Indians liked alcohol. So he ran his entire business around it. Alcohol की ब्रांडिंग बैंड थी तब भी थी आज भी है तो उन्होंने एक वाटर ब्रांड खड़ा किया सी कितनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ये कौन सोच रहा है इस बारे में अगर उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा किया तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव एब्सोल्युटली बल्कि जैसे वो 28 साल की उम्र में इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इतनी बड़ी बिजनेस को लीड करते हैं और लीड ही नहीं करते उस बिजनेस को मुझे लगता है कि कई गुना बढ़ाते हैं अपने फादर की लेगेसी को और इसके बाद जो पिक्चर में ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से विजय माल्या को जाना जाता है किंगफिशर उनके वो कैलेंडर शूट्स उनकी वो लग्जरी लाइफ उनकी वो यॉट्स फलां तो 9 मई 2005 को वो किंगफिशर एयरलाइन को फॉर्म करते हैं मतलब कि किंगफिशर एयरलाइन को बनाते हैं कम्प्लीटली किसी टेक ओवर नहीं करते सारा का सारा वो फंडिंग खुद करते हैं सारे के सारे इक्विपमेंट को खुद बाय करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी स्टेप था उस टाइम पे लेके अगर हम बात करें तो एयरलाइन बिजनेस अगेन उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं था सो ही स्टेप्ड इनटू एयरलाइन इंडस्ट्री
did pretty well in that industry, to be honest. For being a new person entering that industry, उनको शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने अपनी तरफ से एक विजन देखा एक लग्जरी एयरलाइन चलाने का. बट एक्चुअली वो लग्जरी एयरलाइन नहीं थी, एयरलाइन तो लो कॉस्ट एयरलाइन ही थी, बट ही वाज जस्ट गिविंग कपल ऑफ फैसिलिटीज लाइक फूड एंड एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रा, जो उसे बाकी एयरलाइन से थोड़ा नहीं, कहीं भी अगर आप उसके कलर स्कीम की बात करोगे, उसके बड़े अग्रेसिव कलर्स थे, Red. है ना. अगर आप Red. स्टाफ की भी बात करो, उनके स्टाफ की जो ओवरऑल ड्रेसिंग थी वो बड़ी मतलब स्मार्ट थी, ब्यूटीफुल है यूनिफॉर्म्स दे ना. हैड. तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नजर आता था इस एयरलाइन में और दूसरी एयरलाइंस में. बिल्कुल. और अगर आप आज भी देखोगे तो वैसी कोई एयरलाइन आपको आज दिखाई देती है? नहीं. We see Emirates. Emirates is class apart airline, right? And why is it class apart? Because of the crew, the facilities it provides and everything. This is what his vision was. और अगर शायद ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो probably किंगफिशर इंडिया की one of the best airlines हो सकती थी. I am very sure of that. हाँ, बिल्कुल पलक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बिकॉज उनके ना कहीं किंगफिशर एयरलाइन में डिफरेंस नज़र आता है कि जब आप ट्रैवल करते थे किंगफिशर एयरलाइन में और नॉर्मल एयरलाइन में, तो कहीं ना कहीं आपको वो मॉडर्न एज, कहीं ना कहीं वो आपको एक बड़ा स्पाइसी सा मतलब एक आपको फील आती थी, जिसकी आप कुछ एक फ्रेशनेस फील आती थी कि आप कुछ अलग जगह पे बैठे हो, रादर देन कि अदरवाइज फ्लाइट्स का जो इससे पहले के मोमेंटम ये होता था कि बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग, बहुत हाई प्रोफाइल टाइप के लोग ही एयर ट्रैवल करते हैं. बट इसमें आप यंगस्टर्स, कैजुअल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि माल्या ने सोची होंगी इन सारी चीज़ों को लेके, इसलिए इस एयरलाइन को फॉर्म किया गया. उन्होंने एयर डेक्कन भी इसीलिए एक्वायर की थी बिकॉज वो भी एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी. एब्सोल्युटली पलक 2005 के बाद सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर वो डेक्कन एयरलाइन को एक्वायर कर लेते हैं, जो कि उस समय की काफ़ी बड़ी एयरलाइंस है. तो उस समय मुझे लगता है कि माल्या काफ़ी अच्छी ग्रो कर रहे थे, काफ़ी अच्छी पेस पे जा रहे थे. हाँ, कंसोलिडेशन was one factor. दूसरा एयर डेक्कन उस टाइम पे एक नैरेटिव चला रही थी ₹1 पर टिकट, ₹1 की टिकट वाला. तो उसके कारण ना लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गया था दैट इट्स वेरी चीप एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो कहीं ना कहीं वो बाकी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को वो चीज़ें अफेक्ट कर रही थी. बहुत चीप टिकट्स थी एयर डेक्कन की. सो यस, कंपटीशन हटाने के लिए कह सकते हो, कंसोलिडेशन के लिए कह सकते हो, विच इज़ ओके, सिंपल मार्केटिंग मूव. ही एक्वायर्ड एयर डेक्कन. ऑल्सो एयर डेक्कन क्योंकि उनसे पुरानी चल रही थी तो 5-year रूल भी है इंडियन एविएशन में दैट यू कैन नॉट गो इंटरनेशनल ऑल्सो अनलेस यू फ्लोन इन इंडिया फॉर लाइक 5 years. अगर एक एयरलाइन इंडिया में 5 साल चली है तो भी वो इंटरनेशनल हो सकती है. तो एयर डेक्कन को एक्वायर करने से उनका एक एवेन्यू ये भी खुल गया था कि नाउ ही कैन रन इंटरनेशनल फ्लाइट्स एज वेल. पर जैसे देखो 2007 की बात करते हैं, माल्या उस टाइम बहुत, मैं कहूँगा बहुत हाई फ्लाई कर रहे थे, बहुत अच्छे से बिजनेस उनका ग्रो कर रहा था, चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, चाहे वो Formula 1 racing, Absolutely. RCB, IPL team that he acquired. So मुझे लगता है कि he was diversifying everywhere, not just airlines में but और बहुत सारे businesses में. Do you know even Berger Paints India was his company? He acquired that company as well. He had worked in a paint company in London. अपने internship times में, like अपने college times में, his father had sent him for an internship in a paint company. Okay. So उनको पेंट्स के बारे में भी काफ़ी नॉलेज थी. That is how he acquired Berger Paints. Later on उन्होंने वो कंपनी बेची and at a very very fat profit. मतलब माल्या जहाँ पे पहुँचे वो डिजर्व भी करते थे. अब इसके बाद पलक 2007 तक उनका टाइम बड़ा अच्छा गया, मतलब सारी चीज़ें गई. फिर उसके बाद आते हैं 2008 पे, शायद वो राहु काल या कुछ और चेंज हो गई. 2008 में कहीं ना कहीं माल्या को एक फुल स्टॉप लगने वाला था, मुझे ऐसे लगता है. बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में कहीं ना कहीं दस्तक देना शुरू हो गया था ना, और माल्या को भी कहीं ना कहीं लग गया होगा कि ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बिकॉज माल्या का बिजनेस उस टाइम तक इतना बढ़ चुका था और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता उनके लिए. आई थिंक उस टाइम पे एग्जैक्टली नहीं कहूँगी मैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच में उनके पूरे ग्रुप को इफेक्ट किया बट धीरे. ओके. सबसे पहली चीज़ तो मैं ऑयल प्राइसेस के बारे में ऑफ द कैमरा जब हम बात करते हैं, आई टोल्ड यू ना
कि एकदम से ऑयल प्राइसेस में डिफरेंस आ गया था। $60 पर बैरल के बजाय $140 पर बैरल का एक ऑयल हो गया था। सो उसके कारण ऑल ऑफ अ सडन एयरलाइन रनिंग कॉस्ट वेंट ऑन टू 2.5 टाइम्स। 2.5 गुना किसी चीज़ के चलने की कॉस्ट हो जाए तो उसे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, है ना। अगर एयरलाइन आज भी अगर हम कह रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस एकदम से 100 से 250 हो जाए तो सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट बहुत मेजरली पड़ेगा, स्पेशली द मोटर व्हीकल इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड। दैट इज हाउ द एयरलाइन इंडस्ट्री गॉट अफेक्टेड एट दैट टाइम। सो उस टाइम पे ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिसके कारण ही वांटेड टू डाउनसाइज द एंटायर एयरलाइन। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसके बीच में एक और भी बड़ी बात सुनने को आती है कि माल्या को जब लगना शुरू हुआ कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, उनसे स्पेशली मिलने भी गए। मैं उसी पे आती थी कि डाउनसाइज करने के लिए ही वेंट टू प्रणब मुखर्जी। ही हैज मेंशन्ड दैट in his interview as well, that I went to him and I asked him that I want to downsize. But Pranab Mukherjee suggested him that don't downsize because right now the Indian economy को connectivity की ज़रूरत है. Plus your airline is doing good, so to keep it afloat हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। I'll try to convince the nationalized banks. 17 banks का जो consortium था led by SBI, उसने लोन ग्रांट किया ऑफ अबाउट 4,000 करोड़ एंड 3,000 करोड़ इसने खुद यूबी ग्रुप में से किंगफिशर एयरलाइंस में डाला। सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट अ बिट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। उसके बीच में ना पलक एक चीज़ और भी देखने वाली होती है, एहतियात एयरलाइन जो कि यूएई की काफ़ी बड़ी एयरलाइन थी, वो इन्वेस्ट भी करना चाह रही थी हिमालय के इस वेंचर में। हाँ, सो बट इंडियन पॉलिसी ऑफ एफडीआई उस टाइम पे जो थी उसके चलते उसे अलाउ नहीं किया गया, एतिहाद को एफडीआई करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। बट यू कैन से दैट इन 6 months टाइम को इंसिडेंट था या प्लान्ड वो था, वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। बट उसके बाद जेट एयरवेज में एतिहाद ने इन्वेस्ट किया विद इन दैट 6 months टाइम पीरियड। कैसे, क्यों, क्या, कब, इन सब चीज़ों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हिमालय का ऐसा टाइम था इसमें वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच में फंस चुके थे। हाँ, फाइनेंशियल क्रंचेस अब आ ही चुके थे बिकॉज ऑब्वियसली अगर रनिंग कॉस्ट एयरलाइंस की डबल से ज़्यादा हो चुकी थी, अपॉन दैट जो रन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे, उनके चलते हुए भी समहाउ ही वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस इन किंगफिशर एयरलाइंस। ही वांटेड to do the best he can as he says, but वो नहीं हो पा रहा था because somehow उनकी assets freeze कर दिए गए या उनके accounts freeze कर दिए गए, उनके shares freeze कर दिए गए, and he wanted to give salaries but salaries release नहीं करने दी जा रही थी by the courts. But I don't understand the fact. जैसे सैलरीज की बात करें, काफ़ी एक मीडिया में भी हाइप थी कि लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, लोग सड़कों पे आ गए हैं, 8 महीने की सैलरीज नहीं दी गई थी तो लोग सड़कों पर आ गए थे। सो इन हिज इंटरव्यू ही सेज दैट इसमें कहीं ना कहीं माल्या का आप कसूरवार मानते हो? मैं कसूरवार किसी को भी नहीं मानती हूँ। मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ही सेज ही डिड हिज पार्ट बाय अप्रोचिंग द कोर्ट एंड सेइंग कि मैं सैलरीज रिलीज़ करना चाहता हूँ, तो आपके पास मेरा यूबी ग्रुप का पैसा पड़ा है, इतना फंड पड़ा है, नॉट किंगफिशर एयरलाइंस का, यूबी ग्रुप का, उसमें से ही मुझे इनकी सैलरीज पे करने का मौका दे दिया जाए, इतना पैसा दे दिया जाए, एटलीस्ट इनकी 1 महीने की सैलरी में दूँ। तो क्या सरकार ने वो अप्रूवल दिया है? नहीं, बैंक्स ने वो अप्रूवल देने ही नहीं दिया। जो ये बैंक्स ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं, कोई खास वजह रही हो? दिस इज हाउ बैंक्स वर्क इन इंडिया। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज अ कंप्लीट फ्रॉड, आई वुड से। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज सच अ फेल फॉर बिजनेसमैन। जब तक तो आपका काम चल रहा है, ठीक चल रहा है एंड एवरीथिंग, all these people, the high level management of the banks itself, they are supporting you, they're doing everything for you. Stocks inflate होते हैं, सारा कुछ होता है, वैल्यू एडेड वैल्यूएशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब कुछ होता है। और एकदम से जब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो द बिजनेसमैन इज़ ब्लेम्ड
एंड ऑल दीज पीपल आर लाइक ओह हमने तो कुछ नहीं किया। जब लोन्स दिए थे तब आपने तो पेपर आपको वर्क लगता क्यों है नहीं कि चेक एक किया? जो ट्रू बैंकिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कि बैड टाइम में जो बिजनेसमैन है उसे प्रोफेशनल्स प्रमोट करना चाहिए आपको। Okay. आपको उस टाइम पे उसको अफ्लोट रखने के लिए हेल्प करना चाहिए, Okay, रादर okay. दैन उसके गले का फंदा बन जाना चाहिए Okay. कि नहीं अब तो तुम किसी चीज़ में भी नहीं ऑपरेट कर सकते। अगर तुम्हारा एक बिजनेस फेल हो गया तो 4 और फेल करो। जैसे हमारे यहाँ पे बैंकिंग में ये सिस्टम है, अगर आपके 5 लोन अकाउंट्स चल रहे हैं तो 5 लोन अकाउंट्स में से एक NPA हो जाता है, तो आपके 5 के 5 अकाउंट्स को NPA कर देते हैं। जैसे हम लोग बैंकिंग की बात करते हैं, बिकॉज बैंकिंग का अब क्या रीज़न है कि कोई भी, जैसे कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन बड़ा इजीली मिल जाता है। बट द मोमेंट अगर आप किसी भी आपके जैसे चेक बाउंस होते हैं या फिर बिजनेस लॉस में आप कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, तो बैंक वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं आपसे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सही पॉलिसी है बैंक्स को थोड़ा हेल्प ऑल करना ओवर द चाहिए? वर्ल्ड पॉलिसीज देखो बैंक्स की, हर कंट्री में जब बिजनेस को सपोर्ट करने की बारी आती है तब बैंक्स स्टेप इन करते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, पहले तो इतना सारा कोलेटरल रखो फिर आपको लोन मिलेगा। पहले आपकी क्रेडिट वर्थीनेस, जिसके पास पैसा है ही नहीं वो क्रेडिट वर्थीनेस कहाँ से लेकर आएगा? ओके। इसके पास इसके फादर का बिजनेस था तो क्रेडिट वर्थीनेस ये पर बैंक फिर बोलता है कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ पे, अगर ऐसी जगह वो अपना पैसा फंसा दें जहाँ से पैसे के आने के चांसेस बहुत कम हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और ये सब आप लेते ही क्यों हो? वाई आर यू इवन टेकिंग ऑल ऑफ दोज? वाई आर यू नॉट मॉनिटरिंग स्मॉल सेक्शंस ऑफ दोज लोन्स? जब आप उसे लोन्स दे रहे थे तब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठता है, SBI का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा होगा, है ना? उन्होंने अप्रूव किया होगा लोन, तभी लोन मिला होगा ना। SBI क्या, बाकी 17 कंसोर्शियम बैंक्स, 17 डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होंगे तो ही वो लोन अप्रूव हुआ होगा। IDBI बैंक अगेन बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के तो लोन्स नहीं मिले हैं। ओके। सो यस, एट द टाइम ऑफ गिविंग हिम लोन्स तब ये चेक्स करने ज़रूरी थे। बाद में आप लोगों को चोर चोर कहते हो और ये सब चीज़ें करते हो। नीरव मोदी के टाइम पे क्या चेक कर रहा था बैंक? हैव यू सीन दैट सीरीज ऑफ, जो नीरव मोदी की लाइफ पे एक सीरीज आई थी, आई डोंट रिमेंबर द OTT प्लेटफॉर्म इट वाज ऑन। उसमें क्लियर कट उन्होंने बताया है कि हाउ बैंकर्स आर हैंड्स इन ग्लव विद दीज बिजनेसमैन एंड दैट इज़ हाउ दे आर गेटिंग लोन्स, एंड व्हेन दे आर नॉट रीपेइंग दे आर बीइंग टोल्ड कि नाउ वी आर स्टक, तुम भाग जाओ। पर पलक, जब इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है ना, माल्या इतने बड़े लॉस में चले गए, उनके मीडिया ट्रायल्स होना शुरू हो गए, मीडिया में बहुत गलत छपना शुरू हुआ, उनके एम्प्लॉइज़ सड़कों पे आ गए और बताया गया कि माल्या ने बहुत गलत किया, एक तरह से उन्हें देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया गया। उनके जो लोन्स थे वो उतने बड़े थे भी नहीं रजनीश, इससे कहीं ज़्यादा बड़े लोन्स हमारे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में अभी तक भी चल रहे हैं, विच आर बैड लोन्स। सो लाइक वीडियोकॉन ले लो, वीडियोकॉन 14,000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट था जो NCLT में राइट ऑफ हुआ इन अबाउट 5,400 करोड़। ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं। इनफैक्ट आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स माई सेल्फ। एक बहुत फेमस स्कूल है फरीदाबाद में, गोल्डफील्ड शिक्षा संस्था, तो वो मेरे क्लाइंट्स थे, वन ऑफ माई फर्स्ट क्लाइंट्स। काफ़ी बड़ा ग्रुप था, उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया। मेडिकल कॉलेज MCI ने अपने रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर दिए, उन्होंने 500 करोड़ से ज़्यादा का मेडिकल कॉलेज बनाया। MCI के रूल्स चेंज होने के कारण सीट्स उनको, मतलब उनको मेडिकल कॉलेज बंद करना पड़ा, एंड समहाउ दे एंटर्ड इनटू NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और धीरे धीरे करके मैंने उनको फ्रॉम देयर टू हियर पहुंचते देखा है पर्सनली। मतलब कि हम बात बैंक्स डिड नॉट सपोर्ट इट, बैंक्स वर वेरी एडमेंट ऑन दिस थिंग कि बच्चों की चाहे पढ़ाई ख़राब हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने वो केस लड़ा कि बच्चों का मिड सेशन ख़राब होगा अगर आप ऐसे रिकवरी टेक ओवर करोगे, लाइक मैनेजमेंट विल बी टेकन ओवर, तो उससे बच्चों की पढ़ाई को बहुत इफेक्ट होगा। दे डिड नॉट गिव एनी बॉदरेशन अबाउट इट। बैंक्स को अपने पैसे से उस टाइम पे मतलब हो जाता है जिस टाइम पे पैसा रिकवर करना होता है। वो पैसा लेके कोई भाग रहा था, स्कूल तो वहीं का वहीं खड़ा था ना, वो बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी थी ना, आज भी बिक सकती थी, 6 महीने बाद भी बिक सकती थी, क्या फ़र्क पड़ जाता? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, वो 500 बेडेड मेडिकल कॉलेज विच कुड हैव लेड टू सो मैनी गुड थिंग्स, यू नो, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन आज के टाइम में इज़ सो कॉमन। तो इतना अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट खोला, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत सफ़र किया। एंड दैट क्लाइंट ऑफ माइंड, शी डाइड रिसेंटली इन जेल।
she had to go through so much litigation because of not getting supported by banks. So अगर माल्या भाग गया तो there is a reason वो भाग गया. उसे वो MP था. He was not some random person. He was a member of the parliament. He knew the ins and outs. अगर वैसा बंदा safe नहीं feel कर रहा है तो imagine how poorly our legal system has failed him. तो मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल इन सारी चीज़ों की तो बैंकिंग सिस्टम भी इंडिया का काफ़ी ख़राब है. हमारा लीगल सिस्टम तो स्लो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, बट हमारा बैंकिंग सिस्टम भी बहुत सपोर्टिव नहीं है बिजनेसेस को लेके. अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर एक नया प्रोजेक्ट लेकर बैंक के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए, तो हाउ मेनी बैंक्स डू यू थिंक विल सपोर्ट हिम? नोबडी. मैं तुम्हारे पास आज एक बिजनेस आइडिया लेकर आती हूँ, तो मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करोगे? नहीं, आप कहोगे कोलैटरल लेकर आओ. पर पलक हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि अब आपकी बातें सुन के जो मुझे समझ आया कि विजय माल्या का जो केस था इतना नहीं बिगड़ा था, वो सुलझ सकता था बहुत, बट चीज़ें धीरे धीरे शायद उनको सपोर्ट नहीं मिला या फिर मे बी उनकी वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हुए होंगे चीज़ों को लेके, और वो चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि वो एकदम एक्सट्रीम में चले गए और उन्हें बाहर जाना पड़ा. मिसगाइड तो नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज ही हैड ऑल द लीगल हेल्प दैट ही कुड. इंडिया में उनको लीगल एडवाइस तो बहुत अच्छी मिली होगी, ऑफ कोर्स ही कुड अफोर्ड इट. बट अगेन एज आई सेड, जैसे उन्होंने पहले एग्जांपल्स दिए, देयर आर अदर पीपल ही हैड गिवन एग्जांपल्स ऑफ कि इनको जेल में डाल दिया गया डायरेक्टली. ठीक है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, नो PMLA, नो ED, नो CBI इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली दे वर पुट टू जेल. Why? People are also posting in his so many of his ex-employees have commented under that video saying that boss we love you, you know, you were the best, इससे अच्छा ट्रीटमेंट हमें कभी मिल ही नहीं सकता. वो सारे कमेंट्स मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ फैब्रिकेट किया जा सकता है, क्योंकि कमेंट तो कमेंट ही होते हैं एक्चुअली, इसके बारे में कुछ ऑथेंटिसिटी प्रूव भी नहीं की जा सकती. बट हाँ ये ज़रूर है कि माल्या जो कि इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, शायद आज भी अगर हम कोई देखते हैं कहीं ना कहीं वो दिख जाते हैं क्रिकेट मैच देखते हुए या किसी बड़े लग्जरी एक्टिविटी में, तो मुझे लगता नहीं कि उनकी एक्टिविटी या फिर उनके लाइफस्टाइल में कहीं ना कोई चेंज आया है. लुक एट ऑल दीज सेलिब्रिटीज, दीपिका पादुकोण को ले लो, कैटरीना कैफ को ले लो, ऑल दीज वर हिज कैलेंडर गर्ल्स. सो ही मस्ट हैव बीन डूइंग समथिंग राइट. कहीं ना कहीं से उन्होंने पूरे इंडिया में से टैलेंट सर्च किया, वो लड़कियों को उन्होंने कैलेंडर गर्ल्स बनाया, और वो आज हमारे बॉलीवुड की टॉप मोस्ट मॉडल्स हैं एंड एक्ट्रेसेस हैं. तो टैलेंट सर्च भी तो हुआ ना. ही गेव समथिंग टू द इंडस्ट्री एज वेल. अगेन लिकर इंडस्ट्री में ही डिड सो वेल. ही स्टार्टेड विद द ब्रांड नेम्ड किंगफिशर. किंगफिशर का नाम सुनते ही इट फील्स सो गुड, है ना. बियर की बॉटल सामने आ जाती है. तो किंगफिशर उन्होंने नाम देखा, and it was not a very well known brand back then. It was a very old name that his father had acquired, but nobody was using it as such at that time. पहले एक चीज़, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, किंगफिशर की बात हुई थी, अचानक से क्लिक की मुझे चीज़. तो अभी ये जो UV इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको कौन लीड कर रहा है? ये बैंक ने टेक ओवर कर लिया है या फिर कहीं ना कहीं ऑन करते हैं अभी मिस्टर माल्या? नहीं, UV में ही स्टिल ओन्स शेयर्स ऑफ UV. ओके, ऑफ कोर्स UB इज इन लिक्विडेशन. NCLT में इनका मैटर चल रहा है. तो जैसे उनका कुछ फंडिंग होती है, इनकम होती है, तो वो मिस्टर माल्या को जाती है? नहीं, he has all other businesses as well. He had nearly 20 plus companies. अदरवाइज आई एम आस्किंग कि जो UV नहीं UB में अभी जैसे वो सब कुछ चल रहा है, दैट इज इन NCLT. तो रिसीवर अपॉइंटेड है. ओके, तो रिसीवर अपॉइंटेड है. रिसीवर इज रिसीविंग ऑल दैट इनकम एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स जो लिटिगेशन ये सारा चल रहा है. लाइक दे हैव रिकवर्ड 14,100 crores एज क्लेम्ड बाय. पर अभी आपने बोला कि जो उनके लॉसेस थे उनके रिकवर हो चुके हैं, बट अब जो फर्दर इनकम हो रही है तो उसके बारे में क्या क्लैरिटी है? वो एज पर लॉ जो इनसे रिकवरी होनी थी, वो रिकवरी होने के बाद जो भी एक्सेस रिकवर होता है वो आपको वापस देना होता है बोरोअर को. ओके, अगर इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी आर बीइंग फेयर, दिस दैट वी हैव डन एवरीथिंग, उसको वापस दे दो बाकी का. वो क्यों नहीं देना? जो उसने कमाया वो उसे वापस नहीं देना, जो उससे नुकसान हो गया वो हमने डबल से ज़्यादा रिसीव करना है. व्हाट इज दिस?
पर पलक जैसे भी सारी चीज़ें हुई, मतलब धीरे धीरे चीज़ें आप कह लो ख़राब हुई या फिर जो भी डेवलपमेंट्स हुई, आज के डेट में मिस्टर माल्या यूके हैं, है ना, और वहाँ बैठ के सोशल मीडिया पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं चीज़ें। तो कंसीडरिंग मिस्टर माल्या का जो जर्नी रही है ना, मतलब ऑब्वियसली वो आइकॉन तो हैं ही, हर जिस भी फील्ड में शायद वो गए हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट में गए हों या फिर उन्होंने अपने बिजनेस अलग अलग वेंचर स्टार्ट किए, तो हर चीज़ में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एज क्रिएट की है। तो अब जैसे वो यूके में, तो अब उनका आप कहाँ फ्यूचर देखते हैं कि क्या वो इंडिया में उनका कोई फ्यूचर है वापस आने के लिए, या फिर यूके में अब मतलब अब उनकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी एज पर यू? सो यू आर सेइंग कि इनका अब इनका फ्यूचर कहाँ पे है? रजनीश, a 70-year-old man, right? He's 70 year old. He's 70 now. Okay. 70-year-old man sitting and giving a 4.5 hour long interview over whatever 2 days time period, and the kind of businesses that he runs even today, semi-retired life that he's leading. All those people saying things about him, are you even half that person? Are you even 1/4 of that person? जिसके पास, जिसे अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया, इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही रैन बिजनेसेस। आई डोंट थिंक ही डिड एनीथिंग रॉन्ग। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया। एंड किंगफिशर एयरलाइंस, अगर एक कंपनी फेल हो गई अगेन, तो उसके लिए आप क्या मर जाओगे? द CCD ओनर, how he was treated and how things went with him, he committed suicide. What do you want people to do when they fail in businesses? You want them to commit suicides? This is what you expect out of कि बंदा रोए और अपने आप को खुदकुशी कर ले, या you know, True. जेल चला जाए। Why? After all ये सारी एक ट्राई होती है, बिजनेस है, बिजनेस कहीं भी। Every business comes with a risk. Okay, let us talk about all these people on social media. Everyone started with something. You and me started with something. I started with a business. You started with a business. We already know there will be a risk. वो हिट भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। अगर वो फेल हो जाए तो क्या हमें सुसाइड की तरफ चल पड़ना चाहिए या जेल की तरफ चल पड़ना चाहिए? क्यों? This is not how things should be. एक आइडिया बेसिकली, इस उस पर ना मैं इलॉन मस्क का एक एग्जांपल दूँ आपको। इलॉन मस्क हैड एन आइडिया स्पेस में, स्पेस एक्स। इट इज़ जस्ट एन आइडिया एंड US government supported that idea, invested in that idea. It is not the net worth of a person, it is the net worth of his entire assets, shares in different companies, Tesla, SpaceX and so on. बाकी इकोनॉमीज इतना सपोर्ट करती हैं अपने बिजनेसमैन को, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिना लिकर के एक भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है, कोई भी। लेट अस टॉक अबाउट अ पंचायत लेवल इलेक्शन, लड़ा जा सकता है। नहीं, आप पलक सही बोल रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंकिंग पॉलिसीज़ या हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी मैटर करती हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है नई नई पॉलिसीज़ लेके आती हैं, नए बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए कई पॉलिसीज़ हैं, कई फंड्स, कई लोन दिए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक टॉप लेवल से नीचे लेवल तक आते 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 वो चीज़ें सिर्फ कागज़ों में रह जाती हैं और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, मुझे ऐसा लगता है। एंड में पलक, जो आपने चीज़ें बताई, अब एक विजय माल्या का एक अलग ही चेहरा सामने नज़र आता है। बिकॉज अभी जब मैंने स्टार्ट की थी डिस्कशन, तो मैंने आपको बताया कि मेरे को हनी सिंह का मिलेनियर सॉन्ग याद आ रहा था कि वैसी वैसी चीज़ें। so, वो चीज़ अच्छी है ना। सी इफ़ समबडी इज़ इम्पोजिंग अ पॉजिटिव वाइब इन यू, आप उनका वो देखो, वेस्ट इंडीज़ टीम की टी शर्ट्स पे उन्होंने अपना ब्रांड प्रमोशन किया, है ना। तो उस टाइम का वो उनका जिंगल था, ऊ ला 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 ले ओ, वो आज तक हमें याद है। वी वर वेरी स्मॉल जब वो चीज़ हुई थी, है ना, 84 और समथिंग के, है ना। 84 से आज कितने ईयर्स हो गए? Imagine 40 years, right? Something like that. So something that we remember even after 40 years. मैं वही आपको चीज़ बता रहा था कि इससे पहले जो इमेज थी इस डिस्कशन को शुरुआत में, जो मेरे नज़रों में जो इमेज थी मिस्टर माल्या की, वो ऐसे थे कि बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल। बट
उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, शायद आपसे डिस्कशन करने के बाद ये पिक्चर क्लियर हुई है कि कितनी स्ट्रगल उन्होंने की, कितने अप एंड डाउन। एक्चुअल में एक बिजनेसमैन को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। शायद कहीं ना कहीं वो अकेला ही होता है, अपनी फैमिली से अलग, अपने फ्रेंड से अलग, अपने सोशल सर्कल से अलग। एट दी एंड वो अकेले ही सारी फाइट लड़ता है। और कहीं ना कहीं माल्या वाली केस में भी ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अमीर होना कोई गुनाह नहीं है रजनीश। अगर आज किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले अमीर होने के लिए तो कोई भी बनाएगा, तो कोई भी बनना चाहेगा। पर उसके पीछे जो हार्ड वर्क आता है शायद वो कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, अंबानी इसको ले लो, अभी अनंत अंबानी की शादी हुई, ठीक है, लोग तो ये भी कहते हैं कि लोगों के पैसे पे इतने पैकेजेस बढ़ा दिए जियो ने, सारी पैसा फंड वहीं से हुआ है, दिस दैट एक्सेट्रा। लोगों को मौका मिले तो आज अंबानियों को गाले निकाल रहे हैं, कल को किसी और को भी निकालेंगे, परसों किसी और को भी निकालेंगे। उन लोगों का काम है मुंह हिलाना और वो हिला रहे हैं। पलक, जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा, बिकॉज आज हमने माल्या के बारे में इतनी लंबी डिस्कशन की है। तो माल्या एक बेचारा बिजनेसमैन या माल्या दी माल्या? बोथ, he was both. Okay. So the businessman turned into बेचारा businessman because things did not go in his favor. अगर मैंने आज एक विजन देखा, वो विजन सक्सेसफुल भी हो सकता था, वो फेल भी हो सकता था। उसका एक बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, आज तक भी कर रहा है, किंगफिशर बियर। एक बिजनेस उसका फ्लॉप कर गया, किंगफिशर एयरलाइंस। हाँ, what difference does it make? Does it see? Let us take it this way. एक बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करा और आज भी चल रहा है। It is keeping the entire family afloat. तो it's a sign of successful businessman, I guess. Yes. Because उसने एक बैकअप क्रिएट करके रखा कि मेरा एक बैकअप हमेशा रहे, जो अभी भी फैमिली लेगेसी तो उसकी वैसे भी यूनाइटेड ब्रूरीज ही है ना, तो वो तो अभी भी चल रही है। It has not gone anywhere. Kingfisher beer is still running all over the world. सब जगह तो मिल रही है। कहीं ना कहीं जो हमारे आंखों पे जो पर्दा पड़ता है, एक इमेज जो बनाई जाती है, वो एक्चुअल में उतनी सच्ची नहीं होती जितनी एक्चुअल में उसे होना चाहिए। रजनीश, आप और मैं ये दोनों इस चीज़ से हमेशा एग्री किए हैं कि मीडिया ट्रायल्स जो हैं दे आर नॉट रियली द ट्रूथ। बिहाइंड द सीन्स बहुत डिफरेंट होती हैं चीज़ें। आपने और मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में वो सब चीज़ें देखी हैं कि मीडिया ट्रायल इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट हैपेंस। Without the facts, the figures, the proofs, you cannot hold anyone innocent or guilty. Absolutely. And again, as per law, he is innocent until proven guilty. Right. थैंक यू सो मच पलक। आज सीरियसली मतलब मैं जब आया था तो मैं ये दिमाग में परसेप्शन बना के लेके आया था कि ये डिस्कशन कहीं ना कहीं नेगेटिव नोट पे ही एंड होगी, कि माल्या ने बहुत बुरा किया लोगों के साथ, माल्या इज़ अ बैड बिजनेसमैन। बट अब जो मैं परसेप्शन लेके जा रहा हूँ, एक अलग ही परसेप्शन है। शायद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती है माल्या को लेके। सी, मेरा पर्पस कोई पॉजिटिव या नेगेटिव उसके लिए कुछ भी कहना नहीं है। मेरा पर्पस ये था कि जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग वन पर्सन, दैट पर्सन इज सेइंग समथिंग, डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। प्लीज़ डू योर ओन फैक्ट्स एंड फिगर चेक्स। आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम का कुछ भी नहीं पता तो आप ये चीज़ जज ही मत करो। राइट, बैंकिंग इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके से चलती है। जैसी हमें पोर्ट्रे की जाती है वैसी नहीं है चीज़ें। ऑन पेपर थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। व्हेन लोन्स आर गिवन एंड व्हेन लोन्स आर टेकन बैक, देयर आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द बैंक। लोन देने के टाइम पे वो ही हाथ कुछ और दिखाई देता है, लोन लेने के टाइम पे वो हाथ कुछ और दिखाई देता है। सो ये हाथ दूसरे हाथ को पता भी नहीं होता कि क्या कर रहा है। दैट बिग अ डिफरेंस देयर इज। राइट। सो दोस्तों, आज की डिस्कशन बड़ी मज़ेदार हुई। पलक हर बार की तरह बहुत अच्छे फैक्ट सामने लेके आती है। ऑब्वियसली इनको स्टडी भी मतलब मैं अगर बात करूँ तो बहुत परफेक्ट स्टडी करके आती हैं ये। और एक जो हम डिस्कशन करते हैं ना, उसकी कहीं ना कहीं बड़ी क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो आपके भी कोई व्यूज़ हों माल्या को लेके या फिर उनसे जुड़े हुए किसी वेंचर को लेके, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और इसके बाद अगर आप पलक से कोई और एपिसोड चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि पलक किसी टॉपिक पे बात करे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।